हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जितने तरह के मास होते हैं केमिस्ट्री में। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास। ये सातों तरह के मास हम सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में। और इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन सब पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो इसका नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। तो इसका डेफिनेशन भी यही है, mass of one atom of an element is called as atomic mass। मतलब कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसका एक एटम जितना भारी होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। मतलब एक एटम का जो मास होगा वही होता है एटॉमिक मास। इतना सिंपल। लेकिन अब सवाल यह है कि ये वैल्यू कैसे निकाला जाए, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि किसी भी चीज का मास कैसे निकाला जाए। क्योंकि आपको एटम का मास निकालना है तो उसके पहले ये समझते हैं कि किसी भी चीज का जिसका मास हमको नहीं पता है, उसका मास हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि वो कितना भारी है। तो मान लो कि हमारे पास एक मार्कर और इसका मास हमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आप एक बैलेंस ले लोगे, तराजू, हिंदी में कहते हैं तराजू। आप एक बैलेंस ले लोगे और इस बैलेंस पे इस मार्कर को आपने मान लो रख दिया इस तरह से। ये है आपका मार्कर, आपने रख दिया। ये है मार्कर, एम से मार्कर। अब एक तरफ रख दिया आपने, इसका मास निकालना है तो आपको इस तरफ क्या रखना पड़ेगा, इस तरफ आपको एक नोन वेट रखना पड़ेगा। मान लो आपने 1 ग्राम का एक स्टैंडर्ड वेट रख दिया, जिसे वेट करते हैं ना दुकान में, वो वाला वेट आपने 1 ग्राम का रख दिया। आपने देखा कि भाई अभी भी ये नीचे है, ये ऊपर है, ये बैलेंस नहीं है। इसका मतलब इसका मास जो है 1 ग्राम से ज्यादा है। फिर आपने दूसरा रख दिया, अभी भी मान लो कि बैलेंस नहीं है, अभी भी ये नीचे है, ये ऊपर है। इसका मतलब ये भारी है अभी भी 2 ग्राम से। अब आपने तीसरा रख दिया, मान लीजिए 1 ग्राम का। अब आपने देखा, जब आपने तीसरा रख दिया, इस पे 3 अलग अलग रख दिए 1 ग्राम वाले, तो आपने 3 ग्राम रख दिए, तो आपने देखा कि अब ये बैलेंस हो गया पूरी तरह से, दोनों वेट बैलेंस हो गया, दोनों तरफ एक जैसा हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस मार्कर का मास जो है वो 3 ग्राम है। तो आपने क्या किया, आपने एक स्टैंडर्ड मास लिया, एक स्टैंडर्ड वेट लिया, और आप उसी के कंपैरिजन में देखते गए कि ये कितना भारी है। 3, अगर मान लो इस तरफ 4 रखना पड़ता तो 4, इस तरफ अगर 5 रखना पड़ता तो इसका मास 5 ग्राम, 5 ग्राम। तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक स्टैंडर्ड लिया, और स्टैंडर्ड क्या था, 1 ग्राम का जो मास था वो था स्टैंडर्ड, जो पता था कि हाँ ये 1 ग्राम है। उसी स्टैंडर्ड से आपने इसका मास निकाल लिया इस मार्कर का, और आपने कह दिया कि चूंकि 3 लगा है हमको, तो इसका मतलब ये इसके 1 ग्राम से 3 गुना भारी है, इसलिए इसका मास 3 ग्राम। क्लियर? इसी तरह से एटम का मास निकाला गया था, हर एटम का मास इसी तरह से निकाला गया था। लेकिन यहां पर पंगा ये हुआ कि भैया ये तो थोड़ा भारी है, दिखता है, लगता है कि इसका मास ग्राम में होगा, तो इसीलिए आपने स्टैंडर्ड लिया ग्राम को। लेकिन एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा जितना कि वो हमारा आप देख नहीं सकते नंगी आंखों से। वो दिखता नहीं है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि सोच भी नहीं सकते हम, बहुत छोटा होता है। तो उसका मास कौन सा ग्राम से निकालोगे भाई? पॉसिबल है क्या? नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भैया इसके लिए क्या स्टैंडर्ड रखा जाए। मतलब इतना हल्का चीज ही, मतलब एक एटम का मास निकालने के लिए कोई एटम ही एक स्टैंडर्ड हो सकता है। तो जैसे हमने क्या करा कि इस मार्कर का निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड क्या लिया, 1 ग्राम सबसे हल्का वाला मास लिया, तो छोटा वाला लिया। उसी तरह से सबसे पहले जो स्टैंडर्ड आया 1 एटम का मास निकालने के लिए, वो आया मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कहा गया कि अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम का मास किसी तरह से निकाल लें, किसी भी तरह से, और उसको स्टैंडर्ड मान के, और फिर हम देखें कि बाकी एलिमेंट के एटम, बाकी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितना भारी है, वो जितना गुना भारी होगा उसका एटॉमिक मास उतना होगा। जैसे कि लोगों ने कहा कि अगर मान लो कोई एटम एक्स है, कोई एटम एक्स है, और वह हाइड्रोजन के एक एटम से अगर 10 गुना भारी है, एक्स का एक एटम, इसका मतलब एक्स का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 10। अगर कोई एटम वाई है, एलिमेंट वाई है, और उसका एक एटम
अगर हाइड्रोजन के एक एटम से 20 गुना भारी है, इसका मतलब उस Y का एटॉमिक मास हो गया 20। तो सबसे पहले लोगों ने मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, लेकिन यहां पे हो गया एक पंगा। पंगा ये हो गया कि बहुत सारे एटम्स के मास जब निकाले गए इस स्टैंडर्ड को लेके, तो बहुत सारे एलिमेंट्स के मास फ्रैक्शन में आ गए। किसी का 10.02 आ रहा था, किसी का 16.05 आ रहा था। तो लोगों ने कहा भाई मजा नहीं आ रहा है इस तरह से। अगर फ्रैक्शन में अगर हमको एटॉमिक मास याद करना पड़ा ना, तो हम कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो चलो भाई, इसको जो है ना स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, ये हो गया फेल। इसको स्टैंडर्ड नहीं माना गया। इसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने कहा कि चलो ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं माने, ऐसा करते हैं अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हर जगह अवेलेबल है, बहुत एबंडेंट में अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, और जल्दी रिएक्ट भी कर लेता है किसी से। तो शायद इसको अगर हम मानेंगे स्टैंडर्ड, तो आसान हो जाएगा बाकी एलिमेंट का मास निकालना। तो साइंटिस्ट लोग डिसाइड किए कि अब ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास किसी भी तरह से निकाल लेते हैं और उसको 16 पार्ट कर देते हैं। मतलब ऑक्सीजन का एक एटम ले लिए और उसको 16 पार्ट कर दिए। चार, कितना हो गया देखो तो, कितना हो गया, इस तरह से 16 पार्ट कर दिया, 16 पार्ट कर दिया। मान लो 16 पार्ट हो गया, और एक पार्ट का जो मास होगा, मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होगा उसका 16वां भाग, 16th पार्ट का जो मास होगा, वो हो जाएगा हमारा एक स्टैंडर्ड। उससे कंपेयर करेंगे कि उसके कंपेयर में बाकी एलिमेंट्स का मास कितना गुना ज्यादा है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये बहुत दिन तक चला, लोग इसका यूज करते रहे। इसको जब यूज किया तो देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के मास फ्रैक्शन में नहीं आए, अच्छा था रिजल्ट। लेकिन एक पंगा फिर से हो गया। पंगा ये हो गया कि बाद में पता चला कुछ सालों बाद कि भाई ऑक्सीजन के तो दो आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। मतलब ऑक्सीजन के एटम दो तरह के हो गए, एक का मास 16 हो गया और दूसरे का मास 18 हो गया। तो अब आप बात कर रहे हो कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जिसका मास 16 है, या ये वाला ऑक्सीजन जिसका मास 18 है? ये जो पंगा हो गया, तो फिर से मतलब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं, इसको भी जो है हम स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, इसको भी पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, नहीं इसको भी स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। फिर क्या हुआ, फाइनली बहुत सालों बाद सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठे और उन्होंने कहा कि भैया ऑक्सीजन के दो आइसोटोप थे। अब हम जानते हैं कि कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। मतलब कार्बन के तीन तरह के एटम होते हैं। एक तरह का ऐसा होता है जिसका मास 12 होता है, दूसरे का मास 13 होता है, तीसरे का 14 होता है। उसने कहा ऐसा करते हैं कि कार्बन 12, मतलब कार्बन का वो एटम जिसका मास 12 हो, उसके एक एटम का मास निकालते हैं और उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, और जो वैल्यू आएगा हम उसको मानेंगे स्टैंडर्ड। और यही चल रहा है आज तक सबसे। ये वाला जो फंडा है कार्बन वाला, कि कार्बन के एक एटम C12 के एक एटम का मास निकाल के उसको 12 से डिवाइड करके, और ये जो यूनिट है यही चल रहा है आज तक। आज तक ये बदला नहीं है, और ये एकदम परफेक्ट सेट हो गया। सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया और यही बन गया स्टैंडर्ड एटम का मास निकालने के लिए। और इसको कहा गया एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि AMU। तो 1 AMU जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 डिवाइडेड बाय 12। मतलब C12 कार्बन 12 के आइसोटोप के एक एटम का जो मास होगा उसका 12 पार्ट कर लो, और वो कहा गया कि वो होगा एक स्टैंडर्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को यूज करके, इसी को बैलेंस पर चढ़ा चढ़ा के हम बाकी एलिमेंट को देखेंगे कि उसका एटम कितना गुना भारी है, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो जिस एलिमेंट का एटम जितना गुना भारी होगा इस 1 AMU से, उसका एटॉमिक मास उतना हो जाएगा। तो ये एकदम बढ़िया से सेट हो गया और ये पूरा एक्सेप्ट हो गया, और तब से यही चलता आ रहा है। ये होता है 1 AMU। और आजकल AMU को जस्ट U से लिखा जाता है। तो 1U का मतलब ही होता है 1U, और 1 AMU एक ही चीज है। आज अब जो है AMU लोग नहीं लिखते हैं, अब हम लोग 1U लिखते हैं। 1U का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। और 1U का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12
डिवाइडेड बाय 12। मतलब मान लो कि ये है कार्बन का एटम, इसका टोटल मास निकाल लिए और उसको कर दिए 12 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी, हाँ इसको 12 पार्ट कर दिए, किसी एक पार्ट का जो मास होगा वो होगा 1 AMU या 1 U के बराबर। इसको कहा गया स्टैंडर्ड, इसको कहा जाता है यूनिफाइड मास, इसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। और इसी के आधार पे बाकी एलिमेंट का मास निकाला गया। इसके आधार पे जब हीलियम का मास निकाला गया तो पता चला कि हीलियम का जो एक एटम होता है, हीलियम का जो एक एटम होता है वो इस पार्ट से 4 गुना भारी होता है। तो इससे पता चला कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो है 4U। फिर जब लोगों ने नाइट्रोजन का निकाला तो पता चला कि नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो इस मास से 14 गुना भारी होता है, 14 टाइम्स होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14। जब ऑक्सीजन का निकाला गया तो 16 टाइम्स पता चला कि 16 टाइम्स होता है कार्बन के एक एटम के 12वें भाग का 16 टाइम्स होता है ऑक्सीजन का। जब सोडियम का निकाला गया तो उसका एटॉमिक मास निकला 23U। तो इस तरह से जो है सारे एलिमेंट्स के मास, सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इसी तरह से निकाला गया। अब आप पूछोगे कि मान लीजिए ठीक है हम मान लिए ये सब, लेकिन ये 1 AMU या 1U को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें वो कितने ग्राम के बराबर है? तो ये बहुत सिंपल है। देखो कैसे निकालते हैं कि 1 यूनिफाइड मास या 1 AMU कितना ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि एटम का मास बहुत कम होता है। तो भाई कोई रिलेशन तो होगा कि 1 AMU इतना ग्राम होता होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि मान लो कोई पूछ दे कि भैया एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर हम ग्राम में निकालना चाहे तो कितना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप कोई रिएक्शन कराओगे तो भैया तौलने तो जाओगे ग्राम में ना, उस समय तो एएमयू में तौलने नहीं जाओगे। तो उस समय मान लो कि आपको ग्राम में निकालना है तो कैसे निकालोगे? अब देखिए मैंने कहा है कि 1U जो होता है 1 यूनिफाइड मास इज 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ C12, 1 एटम ऑफ C12। मतलब C12 के एटम के एक एटम का जो मास होगा उसका 12वां भाग जो होगा 1U के बराबर होगा। अब देखो C12 का मतलब कार्बन, तो कार्बन 12 का मतलब हुआ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास कितना है? ये है 12। और हम जानते हैं कि कार्बन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों जो निकालोगे आप E इक्वल टू P इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये निकलेगा 6। क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और मास नंबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर आप देखोगे कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और एटॉमिक मास 12 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 निकलेगा। तो मतलब कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों 6 6 और 6 हो गया। और हम जानते हैं कि कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ जो चक्कर काटता है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। तो अब इन सब का मास जो होगा वही तो एक एटम का मास होगा, क्योंकि एटम में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर हम किसी तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास निकाल के ऐड कर दें तो वही तो होगा एटॉमिक मास, है ना? तो अब देखते हैं कितना होता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। एक प्रोटॉन का मास अगर देखें तो ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, तो दोनों को बराबर ले लेते हैं 24 ग्राम। अब अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम है, कम से कम 10,000 गुना कम है। 10 टू द पावर 4 का ऑर्डर है, मतलब 10,000 टाइम्स कम है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो इस दोनों के कंपेयर में इसका मास को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर निग्लेक्ट नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निग्लेक्ट कर दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास निकाल के देखते हैं कि कितना मास निकलता है एक एटम का मास। तो 1 एटम ऑफ C12 का जो मास आएगा वो आएगा 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इंटू सॉरी प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको मान लो Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन और ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन।
अब ये सब वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1.67 10 टू द पावर माइनस 24 प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है तो सेम वैल्यू में डालते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.9924 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि कार्बन के एक एटम का जो मास निकला, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, दिस इज इक्वल टू 1.9924 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। और इसको जब 12 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये निकल जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 1 U के बराबर। और जब इसका वैल्यू आप निकालोगे तो ये निकलेगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एटॉमिक मास यूनिट को या फिर यूनिफाइड मास यू को अगर आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में तो फैक्टर होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये होता है 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास के बराबर। तो हम करते क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको निकालते हैं AMU या यू के टर्म में। अब अगर मान लो कि मुझे एक सवाल सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। मतलब नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है हमको ग्राम में निकालना है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 14 U या 14 AMU। और 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो आपको नाइट्रोजन का एक एटम का मास ग्राम में निकालना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लो और यही आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी एटॉमिक मास को, किसी भी एटम के मास को अगर वो यूनिफाइड मास यूनिट में या एएमयू में है तो आप उसको आसानी से ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो अब समझते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास हम समझ गए। एटॉमिक मास किस में डिस्क्राइब होता है, ये होता है यू में। मतलब नाइट्रोजन का होता है 14 यू, ऑक्सीजन का होता है 16 यू। अब अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो बस आपको क्या करना है कि यू को हटा देना है। मतलब अगर आपको नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो वो हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का निकालना है तो 16, हीलियम का निकालना है तो ये हो जाएगा 4, अगर आपको निकालना है सोडियम का तो ये हो जाएगा 23। तो आपको करना क्या है कि एटॉमिक मास जिसका यूनिट होता है यूनिफाइड मास एएमयू, जो भी कह लो यू या एएमयू, उसमें से आप क्या करोगे, यू या एएमयू जो भी रहेगा उसको हटा दोगे तो वो जो हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो होता है एटॉमिक मास इन यू या एएमयू जो भी कह लो डिवाइडेड बाय यू या एएमयू। मतलब यू अगर यू में एक्सप्रेस कर रहे हो तो यू से डिवाइड करोगे, एएमयू में एक्सप्रेस कर रहे हो तो एएमयू से डिवाइड करो। आजकल हम एएमयू यूज नहीं करते, सिर्फ यूनिफाइड मास यूज करते हैं। तो यू को आप ड्रॉप कर दोगे, यू को हटा दोगे तो वो जो मास निकलेगा वो निकलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें कोई दम नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत आसान है। मतलब एटॉमिक मास जो होता है उसका यूनिट होता है यू यूनिफाइड मास, एएमयू जो कह लो। और रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ये होता है यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसीलिए ये क्या होता है, जस्ट नंबर हो जाता है और कुछ नहीं। तीसरा है आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो अभी हमने कहा कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आइसोटोप होते हैं। जैसे कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। उसी तरह से ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, वो होता है ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। इसी तरह से अगर आप क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये दोनों हो गए क्लोरीन के और ये हो गए ऑक्सीजन के। और इस तरह से कार्बन के 12, कार्बन के 13 और 14, ये तीनों हो गए कार्बन के। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो हम एवरेज एटॉमिक मास से क्या समझते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास होता है कि भैया जिस भी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं वो आइसोटोप्स नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, तो नेचर में ऑक्सीजन 16 कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन 18 कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है।
और उस परसेंटेज बेसिस पे हम एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं और वही होता है एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कितना परसेंट कौन सा आइसोटोप एग्जिस्ट किया नेचर में, उसका एबंडेंस कितना है, उस बेसिस पे जो मास निकल के आया वही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। एग्जांपल के लिए अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो 35 वाला होता है वो होता है अराउंड 75% एटमॉस्फेयर, और जो क्लोरीन 37 वाला होता है वो होता है अराउंड 25% एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब है कि अगर हमको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, तो हम क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं दोनों को मिला के 100, क्योंकि 75 प्लस 25 100 हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसका 75% है, सो 75% ऑफ क्लोरीन 35 प्लस 25% ऑफ क्लोरीन 37, इन दोनों का जो सम होगा वही होगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। इसका मतलब 75/100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 37। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको कैंसिल कर दो 1/4, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 142/4, तो 35.5, और इसका भी यूनिट होगा यू, यूनिफाइड मास, क्योंकि ये एटॉमिक मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका यूनिट यू होता है। तो इसका जो 35 वाले का जो एटॉमिक मास था वो 35 यू था, और इसका था 37 यू, तो इन दोनों का एवरेज दिया तो 35.5 यू। इसी तरह से अगर आपको ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18 का पता हो तो आप उसको यूज करके इसका एवरेज निकाल सकते हैं और इसका भी एवरेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत छोटी चीज है। अभी हमने क्या कहा कि एटॉमिक मास जो होता है वो होता है मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है यू में। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 यू, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 यू। अगर हम नाइट्रोजन के एक मोल एटम की बात करें, दैट इज मास ऑफ वन मोल एटम की अगर हम बात करें तो वन मोल एटम का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम की बात करें, और उसका मास अगर हम निकालें ग्राम में तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और जो वैल्यू निकल के आएगा वो एग्जैक्टली वही वैल्यू होगा, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा। अगर आप देखोगे इसका डेफिनेशन, दैट मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम whose numeric value is equal to the atomic mass of that substance, whose numeric value is equal to atomic mass of that substance। कहने का मतलब है कि एक एटम का मास निकला नाइट्रोजन का 14 यू, अगर हम एक मोल एटम मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम नाइट्रोजन की बात करें तो उसका मास निकल के आएगा ग्राम में 14 ग्राम। मतलब एटॉमिक मास होता है यू में और ग्राम एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम में। अंतर यह होता है कि एटॉमिक मास एक एटम के बारे में बात करता है, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम के बारे में बात करता है, इतने बड़े नंबर के बारे में बात करता है 10⁻23। मतलब इतना बड़ा नंबर, इतना एटम एक साथ जब आ जाए एक मोल बना दे तो उसका जो मास ग्राम में होगा वो ग्राम एटॉमिक मास। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये अकेले था नाइट्रोजन, सिंगल एटम था, तो आपने कहा यू, क्या कर लोगे तुम, और जब ये एक साथ आ गया इतना बड़ा नंबर एक साथ जब भीड़ इकट्ठा हो गया तो आपने दे दिया उसको रिस्पेक्ट, आपने कहा ओह माय गॉड आप तो एकदम रिस्पेक्टेड है, आपने लगा दिया जी 14 जी, जी का मतलब रिस्पेक्ट, राइट। तो यहां पे बस कुछ नहीं करना था, एक था तो 14 यू, उस मास को कह दिया एटॉमिक मास, और जब इतना सारा हो गया एक साथ, एक मोल एक साथ आ गया तो आपने उसको रिस्पेक्ट दे दिया, और जब रिस्पेक्ट दे दिया तो आपने लगा दिया जी, तो वो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन एटम की बात करो तो एक एटम का मास होता है 16, तो एटॉमिक मास हो गया 16 यू। अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ये हो गया 16 ग्राम।
अगर आप सोडियम की बात करें तो उसके एक एटम का मास होता है 23, तो एटॉमिक मास हो गया 23U, और ग्राम एटॉमिक मास हो गया 23 ग्राम। अब आप कहोगे ऐसा क्या हो गया भाई कि नंबर बराबर है, यहाँ भी दोनों तरफ बराबर है, चाहे वो एटॉमिक मास रहे चाहे ग्राम एटॉमिक मास रहे, सिर्फ U चेंज हो गया G में। तो ये ऐसे हुआ कि हम जानते हैं कि अगर सोडियम की ही बात करें, सॉरी नाइट्रोजन की ही बात करें, तो इसका एटॉमिक मास कितना था? एटॉमिक मास था 14U, और U क्या था? यूनिफाइड मास। और U का वैल्यू कितना था? 1U कितने के बराबर था? ये था 1.67 10 टू द पावर -24 ग्राम। और ये अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे नाइट्रोजन का एक एटम का मास, सो वन एटम ऑफ नाइट्रोजन मास इन ग्राम क्या हो जाएगा? 14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अभी हमने इस पे क्वेश्चन भी करा था। तो एक एटम का मास ग्राम में इतना निकला, तो अगर हम 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम अगर निकालना चाहे, तो एक का मास अगर इतना है तो इतने का कितना होगा? इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 14 और ये ग्राम। तो अभी देखो आप, बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे कि ये जो फैक्टर है, जो U वाला फैक्टर है, उसको अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट हो जाता है 1। इस कारण से क्या होता है कि एक एटम का मास हो गया U में और एक ग्राम एटम का मास हो गया G में, दोनों का नंबर सेम है, बस दोनों का यूनिट अलग अलग है। तो यही तो रिलेशन होता है एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में, दोनों में नंबर एकदम बराबर, बस एक U G में कन्वर्ट हो गया। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एटॉमिक मास को हम किलोग्राम में भी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो अगर मान लो आप लिखो किलोग्राम, तो आप लिखोगे किलो मोल, किलोग्राम पर किलो मोल। तो यहाँ पे जो आप यूनिट देखोगे ग्राम एटॉमिक मास का, तो ये एक मोल का था ना यूनिट, ये जो मास है वो एक मोल का है, क्योंकि मास ऑफ 1 मोल, तो इसको आप लिख सकते हो ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और अगर आप इसको किलोग्राम पर किलो मोल भी लिखोगे तो ये वैल्यू बदलेगा नहीं, तो आप इसको बराबर लिख सकते हो 14 किलोग्राम पर किलो मोल, क्योंकि 1 किलो मोल में भी 1000 मोल हो गया और 1 किलोग्राम में भी 1000 ग्राम हो गया, तो 1000 कट गया, तो ये वैल्यू वही रहा ना 14 किलोग्राम पर किलो मोल। इसका हो गया 16, ऑक्सीजन का हो गया 16 किलोग्राम पर किलो मोल, और सोडियम का हो गया 23 किलोग्राम पर किलो मोल। मतलब नंबर वही है, बस यूनिट बदल रहा है जब आप ग्राम एटॉमिक मास या फिर किलोग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तब। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एटॉमिक मास को अगर ग्राम एटॉमिक मास में या फिर किलोग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है तो आपको यू को हटा के जी डालना है, नंबर वही है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जिस तरह से एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ये होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किस चीज का बना होता है? एटम का बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर NH3 यानी कि अमोनिया की बात करें तो ये क्या है? 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इन तीनों एटम को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया ना अमोनिया का। अगर हम शुगर की बात करें तो क्या होगा? C12H22O11, तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये किस किस एटम से बना है? 12 एटम ऑफ कार्बन प्लस 22 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मान लो कि हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो सिंपल क्या करना है? एटॉमिक मास का वैल्यू पुट कर देना है और उसके जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास को, और उससे हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको अमोनिया का निकालना है, तो अमोनिया में क्या है? 1 नाइट्रोजन को एटम है तो 1, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14U, और हाइड्रोजन कितना होता है? ये होता है 1U। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1, ये क्या हो गया? 17U। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको इसका निकालना है C12H22O11 जो चीनी होता है, शुगर, तो ये क्या है? 12 एटम ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा 12, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 12, और ऑक्सीजन का 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन तो 22, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1,
तो 11 इंटू 16। अब इन सबको आप जो है सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 176। इसको ऐड कर लो और जो भी वैल्यू आएगा उसमें यू लगा दो, ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ चीनी C12H22O11 शुगर का निकल गया। इसी तरह से अगर आप मान लो पानी का निकालना चाहो वाटर का, तो वाटर कैसे बनाए, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 18। इसका जो यूनिट होगा वही होगा जो एटॉमिक मास का यूनिट है, यूनिफाइड मास यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में कोई खास अंतर नहीं है, बस मॉलिक्यूलर मास में एटम्स के मास को उसके वेट से, उसके जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। इसके बाद आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो ये भी बहुत, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज करते हैं। मोलर मास कितना है किसी भी मॉलिक्यूल का, या फिर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो अभी हमने बताया था कि अगर एटॉमिक मास है उसको अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है तो क्या किया था आपने, बस यू को जी में कन्वर्ट कर दिया था। सॉरी, जो मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला था इसके पहले उसमें यू था, वो यू को आप रिप्लेस कर दो जी से, तो वो निकल जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। जैसे कि अभी हमने वाटर का निकाला था, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 18 यू। अगर आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें या मोलर मास निकालना चाहें, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालना चाहें, तो आप बस क्या करोगे, यू को जी में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि ये कितने का है, ये है 1 मोल का, मतलब ये है मास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो मास है ग्राम में, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ वाटर। तो ये सिंपल है। अगर मान लो कि आपको अमोनिया का निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अभी हमने निकाला था 17 यू, अगर इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लिखे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 17 ग्राम। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होता है एक मोल का, मतलब इतने सारे एटम का। तो जब बहुत सारे एटम एक साथ इकट्ठा हो गए, जब भीड़ बढ़ गई, तो भैया डरना तो पड़ेगा उससे, और डर के आप उसको रिस्पेक्ट दे दोगे, और जब रिस्पेक्ट दे दोगे तो पहले जब सिंगल था तो आपने कहा यू, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या ही करोगे, और जब ये बहुत सारे एक साथ आ गए तो कहा आप ही तो सब कुछ है, रिस्पेक्ट दे दिए और लगा दिया जी। तो सिंपल है। और ये फैक्टर कैसे आए, तो मैंने बताया था आपको कि u जो होता है 1u होता है 1.67 10 टू द पावर -24, और इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6.02 10 पावर 23 यानी एवोगाड्रो नंबर से या 1 मोल से, तो हो जाएगा 1, तो बस ये कन्वर्ट हो जाएगा यूजी में, खत्म। तो ये हो गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो अब फॉर्मूला मास क्या होता है, तो जिस तरह से आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला था किसी भी कंपाउंड का, उसी तरह से आपको निकालना है फॉर्मूला मास। तो फिर फॉर्मूला मास क्यों कहते हैं इसको, उसको हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मास हम निकालते हैं आयनिक कंपाउंड का। ये जो फॉर्मूला मास निकलता है वो आयनिक कंपाउंड का निकलता है, जैसे कि NaCl, MgCl2, क्योंकि NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये किससे बना होता है, ये बनता है एक सोडियम कटायन से और एक क्लोरीन अनायन से, एक पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम और एक निगेटिवली चार्ज क्लोरीन एटम जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। तो ये होता है आपका क्रिस्टल में, ये होता है क्या, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल का मतलब ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ये मान लो कि सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है Cl माइनस, ये हो गया Na प्लस, फिर Na प्लस, फिर हो गया Cl माइनस, और फिर यहाँ पे Cl माइनस, फिर Na प्लस, इस तरह से ये अरेंज होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। तो इसमें से क्या करोगे आप, एक यूनिट निकाल लोगे सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, और उसका फॉर्मूला मास निकालोगे, उसका मास निकाल लोगे, वही निकलेगा आपका फॉर्मूला मास। मतलब मान लो कि ये पूरा एक रूम है, दीवार है, इस दीवार में बहुत सारे ईंट हैं, बहुत सारे ब्रिक्स लगे हैं, तो एक ब्रिक निकालो और उस एक ब्रिक का जो मास होगा ये होता है फॉर्मूला मास। तो सिंपल है, निकालना कैसे है, तो सोडियम NaCl में एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है,
ऑब्वियसली वो आयनिक फॉर्म में है तभी रिएक्ट किए हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 U और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 U। दोनों को ऐड कर दोगे तो 58.5 U। ये हो गया फॉर्मूला मास किसका सोडियम क्लोराइड का। उसी तरह से मान लो आपको MgCl2 का निकालना है तो MgCl2 कैसे बना है, एक Mg2 प्लस आयन से और 2 Cl माइनस आयन से बना है। तो इसमें 1 Mg2 प्लस के हैं और दो क्लोरीन माइनस आयन के हैं। तो आप कहोगे कि ये Mg का एटॉमिक मास हमको पता है कि Mg का होता है 24, क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन ये तो क्लोरीन माइनस है। तो बेटा माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मास हमने बताया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से 10,000 गुना कम होता है। इस कारण से उसका मास एक दो चार्ज इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसी कारण से उसका मास वही रहेगा। तो अब एक मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24 और दो क्लोरीन है तो ये हो गया 2 × 35.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 24 और प्लस 71, ये हो गया 95 और U। मतलब फॉर्मूला मास को भी आप U में ही लिखते हैं। तो अभी तक जो हम सीखे हैं अगर उसको हम समराइज करें तो सबसे पहले हमने बताया एटॉमिक मास, फिर हमने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास जो इंपॉर्टेंट था, और फिर हमने बताया ग्राम एटॉमिक मास। तीनों में क्या अंतर है, तो एटॉमिक मास जो होता है वो 1 एटम का होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 U। 1 एटम के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव जो होता है उसमें U को हटा देते हैं, मतलब एक U से, एक यूनिट से वो कितना ज्यादा गुना भारी है। तो आप क्या करोगे, तो नाइट्रोजन का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो बस U को हटा दोगे, न्यूमेरिक नंबर वही रहेगा। और जब ग्राम एटॉमिक मास की बात करोगे तो ये होगा 14 ग्राम। और ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है 1 मोल के बारे में, 6.02 × 10⁻23 एटम्स के बारे में बात करता है। नंबर तीनों में वही है, सिर्फ ये यूनिट बदल रहा है। यहाँ पे एटॉमिक मास में इसका यूनिट U होगा, यूनिफाइड मास होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई यूनिट नहीं होगा। और जब ग्राम एटॉमिक मास की बात करोगे तो G होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स की बात हो रही है। तो ये यूनिफाइड मास जो 10⁻⁻24 ऑर्डर में था वो कन्वर्ट हो गया और वो नंबर वही रहा, बस एक जो था U वो G में कन्वर्ट हो गया, वो ग्राम एटॉमिक मास। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका बचा खुचा जो भी कंफ्यूजन होगा वो सब दूर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड मास। सबसे पहला है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा है C है 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, फोर्थ है 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, पांचवा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अब देखो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब एक एटम नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो कौन सा मास है, एटॉमिक मास है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 U। तो जब भी 1 एटम की बात होगी तो उसका यूनिट होगा यूनिफाइड मास, और हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो यूनिट तो यू ही होगा, लेकिन 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 14 × 2 28। फिर 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन याद करो, अभी हमने बताया था कि 1 मोल एटम का जो मास होता है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, नंबर तो वही रहेगा जो 1 एटम वाला था, यानी 14 नहीं रहेगा, लेकिन ये जो U है वो G में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 6.02 × 10⁻23 एटम्स के बारे में बात कर रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वाह, मतलब ये था 1 मॉलिक्यूल का मास 28 U और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो ये होगा मोलर मास के बराबर। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28, और यहाँ पे यूनिट क्या होगा ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था तो U था, जब 1 मोल मॉलिक्यूल है तो G हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, भैया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ओजोन होता है O3, 3 एटम हो गए, ओजोन एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास कितना होगा, अगर 16 वाला मान लो 16 × 3 so 48, तो और ये 1 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 48 U।
तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो हमने करा है इससे आपके रहे सहे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।